सीमा पर तनाव बढ़ने से बाजार में हावी बिकवाली 9,400 के नीचे फिसला निफ्टी। मिड कैप शेयरों में थम नहीं रही है गिरावट। अब फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे वाइट गुड्स के बाजार में उतरेगी वोल्टास। बेको ब्रांड से बेचेगी होम अप्लायंस, टर्की की कंपनी से करार। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ना खरीद की सरकारी कीमत 230 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 255 रुपए प्रति क्विंटल हुई। सरकारी खरीद में घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे ज्यादा लाभ आम आदमी को ही होगा, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ आमदनी के स्रोत भी रेल के पास होने चाहिए ताकि रेल भी काम करे। यानी सभी चीजों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम उसका बर्डन पड़े। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, किराया बढ़ाना मजबूरी। रेलवे की हालत सुधारने के लिए तलाश रहे हैं कमाई के दूसरे तरीके। जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारियों पर हावी इनपुट टैक्स क्रेडिट का डर। स्टॉक में कटौती भी शुरू। दवा, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कारोबारी कम कर रहे हैं तेजी से स्टॉक। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में आज हमारा फोकस होगा लोन से जुड़े तमाम सवालों पर। साथ ही आपको बताएंगे पेटीएम के पेमेंट बैंक के बारे में। विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं विश्वफिन के सीईओ और को फाउंडर ऋषि मेहरा। ऋषि, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की और बताते हैं आपको पेटीएम के पेमेंट बैंक के बारे में। पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया है और पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट रखने पर 4% की दर से आपको सालाना ब्याज मिलेगा। पेटीएम बैंक में अकाउंट खोलने पर मास्टर कार्ड का एटीएम भी जारी किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि बैंक अकाउंट खुलवाने वाले पहले 10 लाख ग्राहकों को 25,000 रुपए जमा करने पर 250 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जाएगा। लेकिन चलिए विस्तार से समझते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं और पेटीएम के इस पेमेंट बैंक में क्या खास बात है बाकी पेमेंट बैंक्स की तुलना में। तो ऋषि, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि हम पेमेंट बैंक को कैसे देखें, कैसे ये आम बैंक जो नॉर्मल बैंक हम देखते आए हैं उससे अलग है। देखिए, सरकार ने 2013-14 में रियलाइज़ किया था कि पेमेंट्स एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती जा रही है। बहुत सारे लोग पेमेंट्स मोबाइल पे करना चाहेंगे, तो सरकार ने 10 से 11 लाइसेंस तब जारी किए थे, कहते हुए कि उन कंपनियों को कि जो पेमेंट बैंक चला सकती हैं, जिनको ये थोड़ा सिस्टम आता हो। तो ये पेटीएम बैंक का जो ये नया बैंक आ रहा है, इससे उन लोगों को सुविधा होगी जो अपने मोबाइल से पेमेंट्स करना चाहते हैं और उस चीज़ में बहुत विश्वास रखते हैं। इस पेटीएम बैंक में 1-2-3 चीज़ें बहुत खास देख के उन्होंने बनाई हैं। वो जानते हैं क्योंकि वो पेटीएम के ऐप रन करते हुए आ रहे हैं और 220 मिलियन यूज़र्स हैं उनके पास, तो उनको मालूम है कि कस्टमर क्या क्या कहाँ खर्चा करना चाहता है, किन किन सुविधाओं को देना चाहता है। तो उसको देखते हुए उन्होंने ये पूरा का पूरा एक नया पेटीएम बैंक बनाया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब ग्राहक के तौर पे मुझे क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो 4% मुझे दिया जाएगा, जो कि पेटीएम ने नॉर्मल बैंक की तुलना के बराबर ही रखा है। हाँ, उसके अलावा आपके पास एक वर्चुअल रुपए कार्ड होगा, आप दूसरा डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं मांग के, वो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, जो पेमेंट्स में ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने ये फ्री रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो NEFT ट्रांसफ़र्स हैं, दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र है, वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ्री रखी हैं। दूसरी चीज़ उनको आप एक और ध्यान में रखें कि इसमें करंट अकाउंट भी अवेलेबल हैं। आज की डेट में जो लोग पहले पेटीएम के अकाउंट्स में पेमेंट एक्सेप्ट करते थे, उनको काफ़ी मुश्किल होती थी कि वो पेमेंट कहीं नहीं डाल पाते थे। अब वो अपने किसी और अकाउंट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे बिना किसी चार्जेस के। तो ये दोनों चीज़ों को देख के रखिए। एक रिटेल कस्टमर जो एक अकाउंट रखना चाहता है, एक उसको 1 लाख रुपए तक का वो इस अकाउंट में पैसे रख सकता है। वो आजकल बहुत सारी ट्रांजैक्शन मोबाइल से मोबाइल ही होती हैं, छुट्टे पैसे बहुत कम होने लग गए हैं, लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र पेटीएम के थ्रू ही करने लग गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पेटीएम ने ये फैसिलिटी दिया है कि आपको चार्जेस बहुत मिनिमम लगेंगे। आपको और बहुत सारी इंस्टेंट फैसिलिटी है। ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा, जब भी ये लोगों के लिए लाजिब होगा तब ये खुल जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पे आपको बता दें, जहां तक लेन देन की बात है, पैसे ट्रांसफर करने की बात है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए IMPS, UPI, NEFT का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे बताइए, आपने कहा कि ऑनलाइन भी अकाउंट खुल जाएगा। अगर मेरे पास पेटीएम का वॉलेट ऑलरेडी है तो क्या ऑटोमेटिकली मेरे पास पेटीएम का पेमेंट बैंक का अकाउंट भी हो जाएगा?
देखिए, अभी तो उन्होंने सर्विस पूरी तरह से लॉन्च नहीं करी है। अभी तो ये अकाउंट सब कुछ लोगों को ही बाय इनविटेशन ही दे रहे हैं। बट जो प्रोसेस बताया गया है कि जिसका पेटीएम का अकाउंट है, वो KYC से उसने अपना इनेबल किया हुआ है, नो योर कस्टमर वाली चीज़ें जिसने पेटीएम को दे रखी है, उनका ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, एक बैंक जब एक RBI के अंडर आता है तो बैंक एक कुछ होता है कि नो योर कस्टमर एक सर्टिफिकेशन होती है कि आपको पता होना चाहिए कस्टमर कौन है। तो अगर आपने KYC वहाँ पे या KYC अपने जमा करा रखे हैं तो आपका ये उसी में अकाउंट में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक बार पेटीएम का पेमेंट बैंक का अकाउंट आ जाएगा तो मैं अपना वॉलेट भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, और क्या मुझे वॉलेट में पैसे रखने पे इंटरेस्ट मिलेगा, और क्या वो पैसा जो मेरा वॉलेट में है वो ही मेरे अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आपने अगर अपनी KYC या KYC अपना अथॉरिटी दिया तो आपका ये सारा का सारा अकाउंट, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको उसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। आप अगर चाहें तो इस अकाउंट से, इस अकाउंट का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड या दूसरा डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं और किसी भी ATM से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए, ओवर अ पीरियड क्या था कि पेटीएम का जब आप अकाउंट यूज़ करते थे तो सिर्फ आप एक दूसरे को पैसे दे सकते थे, उसका काम कर सकते थे, पर अगर आपको कैश चाहिए होता तो कैश अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। बट अब नया पेमेंट बैंक लाइसेंस मिलने से इनको ये डेबिट कार्ड इशू कर पाएंगे। डेबिट कार्ड इशू करने का मतलब है कि अगर आपके पेटीएम अकाउंट में पैसे हैं और आपको बहुत कैश की भी जरूरत है तो किसी ATM पे जाके पैसे निकलवा भी पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा कस्टमर के लिए होने वाला है। और जो छोटे व्यापारी हैं जो पेटीएम की पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए भी ये पेमेंट एक्सेप्ट करके ये पैसा निकालना या किसी और बैंक में ट्रांसफर करना एक एडिशनल फैसिलिटी हो जाएगी, जिससे कि उनको इसको यूज करने में और फायदा रहेगा। अभी उनकी कुछ लिमिट्स थी, उस लिमिट्स के बाद उनको उस पर कुछ वो चार्जेस भी लगते थे, ये वो चार्जेस नहीं लगेंगे। तो व्यापारी के लिए भी और एक कस्टमर के लिए भी एक थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा कि हाँ भाई, मेरे पेटीएम अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मैं उनको ऑनलाइन भी यूज कर सकता हूं और कभी मेरे को जरूरत पड़े तो मैं उसका डेबिट कार्ड मंगवा के उससे पेमेंट ATM से भी निकलवा सकता हूं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ATM से अगर आप पैसे निकालते हैं तो पेटीएम के पेमेंट बैंक के तहत अगर आप वहां से ATM से पैसे निकालते हैं तो अगर मेट्रोस की बात करें तो यहाँ पर 3 बार ट्रांजैक्शंस फ्री होंगे, यानी मुफ्त 3 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। नॉन मेट्रो में आप लगभग 5 बार निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप पैसे निकालते हैं, ये लिमिट पूरी होने के बाद पैसे निकालते हैं तो आपको 20 रुपए का चार्ज लगेगा। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालने जाते हैं ATM में तो आपको 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन यहाँ देना होगा। इसके अलावा अगर आप इस पेमेंट बैंक से कोई चीज मंगाते हैं, यानी अगर अपनी स्टेटमेंट मंगाना चाहते हैं, फिजिकल कॉपी अगर आप मंगाते हैं तो 50 रुपए के साथ साथ आपको डिलीवरी चार्जेस भी यहाँ पर देने होंगे, जहां तक पेटीएम पेमेंट बैंक की बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब ब्याज दर तो यहाँ पे केवल 4% की ही दी जा रही है, लेकिन साथ ही अगर मैं बाकी पेमेंट बैंकों से तुलना करना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करूँ, तो एयरटेल में लगभग 7.25% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है ऋषि। और साथ ही अगर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करूँ, लगभग 5.5% का यहाँ पर ब्याज दर दिया जा रहा है। तो क्या हम इसके हिसाब से पेमेंट बैंक का चुनाव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप पैसे रखते हैं और आपको इंटरेस्ट मायने रखता है तो आपको ज़रूर जो भी अपना आप पेमेंट बैंक करेंगे और उसी पे आप लीजिए जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हो या आपको ज़्यादा कमाई करके दे सके। कुछ लोग जो पेटीएम को हमेशा यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। शायद वो ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते, तो वो ज़्यादा पैसा नहीं रखते हैं तो उनके लिए फिर पेटीएम भी एक एडवांटेज हो जाती है। बट अगर आपको इंटरेस्ट रेट देखिए तो एयरटेल ने पहले सबसे पहले लॉन्च किया था, वो ओपन है मार्केट में, अभी सबके लिए अवेलेबल भी है। 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इंडिया पोस्ट भी 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, कभी 5.25 या कभी 5.5 के बीच में आके वो चार्ज करते हैं। पेटीएम ने अभी सिर्फ 4% ही दिया है, जो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में होता है। देखिए बाद में ये क्या करते हैं उसके बाद में पता चलेगा, जब कंपटीशन थोड़ा हाई होगा। लेकिन यहाँ पर सेवाओं में काफी अंतर है। जैसे कि अगर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करूं तो 7.25% की आपकी ब्याज दर तो यहाँ पर इन्होंने सेविंग्स अकाउंट की निर्धारित कर ही रखी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको आधे % यहाँ पे चार्ज लगेगा। साथ ही अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं उस पर भी आपको आधे % तक चार्ज लगेगा। और साथ ही मिनिमम अमाउंट यहाँ पर जमा करने का लगभग 100 रुपए रखा गया है, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं है। ऋषि? हाँ जी, ये देखिए दोनों डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरह के कस्टमर्स को लुभाने के लिए चीज़ें निकाली हैं। पेटीएम चाह रहा है कि वो किसी भी चीज़ का कोई छोटी चीज़ों का चार्ज मत रखे और इंटरेस्ट वो
कम दे, इसी से शायद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसका एक बिजनेस मॉडल बन पाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक में वो है कि आप जो लोग पैसे रखते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, पैसा रखना चाहते हैं बट कभी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ कर सके पेटीएम से, तो उन्होंने उस कैटेगरी का कस्टमर को लुभाने के लिए वो सारी स्कीमें लगाए हैं कि ताकि 7% इंटरेस्ट भी पड़ जाए, आप नॉर्मल अकाउंट में पैसा ना रखें, आपको नॉर्मल अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है, बट ट्रांजैक्शन जिनकी कम है वो एयरटेल का पेमेंट बैंक ले सकते हैं, और जिनमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं वो करना चाहते हैं वो पेटीएम का पेमेंट बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं। ये उन दो तरह से एक डिफरेंट सेगमेंट के लिए दोनों कंपनियां लड़ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी डिफरेंसेस हैं ऋषि, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं, अगर आप 6 महीने के अंदर अपना खाता बंद करवाते हैं तो आपको 250 रुपए यहाँ पर चार्ज लगेगा। क्या पेटीएम के साथ भी ऐसा ही है? पेटीएम ने अभी पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बट अभी तक उन्होंने बताया कि जो चार्जेस उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। अगर उस हिसाब से माने तो उनका कोई चार्ज नहीं होने वाला है इसमें। साथ ही आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको लगभग 2.5 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का चार्ज दिया जाएगा एनईएफटी और आईएमपीएस के जरिए अगर आप बैंक ब्रांच में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो। लेकिन ऋषि, अगर मुझे अपना खाता नहीं खुलवाना है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो क्या मैं केवल वॉलेट अपने पास रख सकती हूँ या ये अनिवार्य है कि मेरा अकाउंट भी हो? नहीं, वो वॉलेट तो आप रख ही सकते हैं। अगर आपने केवाईसी या केवाईसी नहीं करवाया तो वो आपका करंट रहेगा ही रहेगा, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये जरूरी नहीं है कि आपको अकाउंट खोलना है। साथ ही यहाँ पे कुछ और फीचर्स आपको बताते हैं जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक से अलग हैं। अगर मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग की बात करूं, अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 15 से 35 रुपए तक का चार्ज आपसे लिया जाएगा जिस भी राशि को आप निकालते हैं बैंक से। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए, तो पहले यहाँ पर इंडिया पोस्ट, पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम्स में मुफ्त में आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और बाकी एटीएम्स की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल रूल है, मेट्रोज में 3 बार आप पैसे निकाल सकते हैं फ्री में, नॉन मेट्रो में 5 बार, उसके बाद आपको लगभग 20 रुपए पर कैश विड्रॉल यहाँ पे चार्ज लगेगा। लेकिन मुझे ये समझाइए ऋषि, पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए 1 लाख तक की हम यहाँ पर अमाउंट रख सकते हैं, क्या लोन की भी कोई सुविधा है इन अकाउंट्स के जरिए, इन पेमेंट बैंक्स के जरिए? देखिए, जब आरबीआई ने वो अपना एक सिस्टम दिया था और या इनको डायरेक्शन दी थी या इनकी गाइडलाइंस है, उसमें ये खुद लोन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ किसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं या किसी बैंक के साथ टाई अप कर सकते हैं कि उनको लोन दिला सकते हैं, बट एज अ कंपनी ये खुद लोन नहीं बांट सकते हैं, ना कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। जो पेटीएम बैंक बना है, देखिए वो पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। आरबीआई का एक थॉट था कि जो पेमेंट्स हैं वो पहले ब्रांच और बैंक में होती थी, उनको फैसिलिटेशन करके मोबाइल इंटरनेट पे लाया जाए, उसमें उन कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए जो उस बिजनेस को समझती हैं, उनको लाइसेंसेस दिए गए ताकि वो पेमेंट्स जो आदमी रोज रोज की पेमेंट्स करता है, चाहे वो किसी बिल की पेमेंट कर रहा है, उसमें सहूलियत हो जाए, उसमें चार्जेस कम हो जाएं और कस्टमर को वैलिडेशन हो जाए। तो इसमें लोन और क्रेडिट कार्ड जो दोनों चीजें हैं वो इनको अलाउड नहीं है करने के लिए लाइसेंस के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको तमाम डिटेल्स दे दी है पेटीएम पेमेंट बैंक की, और एक पेमेंट बैंक क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं जिसके लिए आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं, तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ @kavita.th पे सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो हमारी ईमेल आईडी पर जो कि mf@moneycontrol.com है, यहाँ पर अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भेजिए। हमारे फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फोकस होगा होम लोन के सवालों पर। योर मनी में आज हमारा फोकस है होम लोन पर, और अगले दर्शक यानी पहले दर्शक इनफैक्ट अमित कुमार अपना सवाल ईमेल के जरिए हमसे पूछ रहे हैं, और इन्हें ये जानना है कि पालनपुर गुजरात में घर खरीदने का मन है, लेकिन यहाँ बैंकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में नहीं पता है, ऐसे में स्कीम का फायदा ये कैसे उठाएं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट ऋषि, प्रधानमंत्री आवास योजना पे बहुत सारे दर्शक सवाल हमसे पूछ रहे हैं। हम अमित के सवाल का जवाब दें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से ये समझा दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये स्कीम है क्या।
हाँ जी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना 1 जनवरी से लागू हो गई है। पहले मैं इनका सवाल का जवाब देते हुए मानता हूं कि हर बैंक को नोटिफिकेशन जा चुकी है और गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस और बैंक्स को और ब्रांचेस को भेज चुके होंगे। बैंक्स को अपनी ब्रांचेस में इंफॉर्मेशन देने में कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट हम मानते हैं कि अब सबको पता होगा। ये 1 जनवरी से लागू है कि इसके हिसाब से कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेते हैं और आपकी इनकम, फैमिली इनकम अगर कुछ कम है एक अमाउंट के 18 लाख से नीचे, तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। इसकी अगर डिटेल में जाएं तो ये बहुत सारी स्कीम है। जिसको 9 लाख का लोन लेना है उसको 4% की रिबेट मिल रही है, जिसको 12 लाख का लोन लेना है उसको 3% की रिबेट मिल रही है। अगर आप इस रिबेट को कैलकुलेट करें तो आपको एक बहुत बहुत अच्छा अमाउंट का एक फायदा हो जाता है। 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको मिल जाते हैं और ये आपके पैसे आपके अकाउंट में लोन होने के बाद जो आपका अकाउंट है उसी में रिबेट आती है, डायरेक्टली आपको उसी में पैसा कम हो जाता है और पूरी आपकी टोटल जो लोन अमाउंट आपने लिया होता है उसमें से कमी आ जाती है। तो आपको बहुत फायदेमंद का ये सौदा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अमित के लिए अब क्या उपाय होगा फाइनली? उनको ब्रांच में जाएं और उनको बोलिए कि मेरे को इस स्कीम के अंडर अप्लाई करना है। आई थिंक वो एलिजिबल, अगर उनकी इनकम एलिजिबिलिटी है तो उनको बैंक कोई भी मना नहीं कर सकता। ये हो सकता है कई बार जब आदमी एक बार ही जाता है तो शायद कुछ लोगों को स्कीम इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो एक ऑनलाइन वेबसाइट जहां आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वहां से एक प्रिंट आउट लेके जाएं। हर बैंक एक्सेप्ट करेगा उनकी फाइल को, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो लेके जाएंगे, उनको वो ये मिल ही जाएगा रिबेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक सोहेल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सोहेल, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। आपके? बिल्कुल ठीक, पूछिए क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल है पेमेंट बैंक से रिलेटेड। जैसे जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम उसमें सारे बैंक के डिटेल्स डालते हैं, तो क्या हमको पेमेंट बैंक के डिटेल्स भी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन करने होंगे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। साथ ही आपका कोई MCLR रेट को लेकर भी सवाल है? जी जी जी, मेरा MCLR रेट को लेकर सवाल ये है। मेरे पास IDBI बैंक का होम लोन है जो 2014 में मैंने लिया था और मुझे बीच में बैंक से मेल आए कि आप इसको MCLR रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ मतलब 9.5% का है अभी, तो क्या चेंज करना होगा, क्या है? ठीक है, अभी आपका आउटस्टैंडिंग होम लोन लगभग 17 लाख या 17.5 लाख के आसपास का है ना? ठीक है ऋषि, सबसे पहले इनका जो होम लोन का सवाल है वो मैं चाहती हूँ कि आप इनकी दुविधा दूर करें। MCLR रेट में क्या इन्हें अपना होम लोन तब्दील कर देना चाहिए और कितना फर्क पड़ेगा अगर ये कर दे तो? देखिए, अभी रेट काफ़ी कम हो चुके हैं। ये इन्होंने 1.5 साल पहले लिया होगा और अभी रेट कम हो चुके हैं। अगर ये करें तो इनका फ़ायदा रहेगा, बट इनको एक और चीज़ देखनी चाहिए। इनको देखना चाहिए कि अगर ये बैलेंस ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी नए बैंक में जाके, अगर उनको बेटर फैसिलिटी मिल रही है या बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो इनको उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। कुछ स्कीम्स है बैंक की जिसमें होता था कि पहले नहीं तो प्रोसेसिंग फ़ी लगती है, वो एक चार्ज हो जाता है जब आप बैंक शिफ्ट करते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में। बहुत सारे बैंक ने अभी वो प्रोसेसिंग फ़ी बंद कर रखी है, तो उसके हिसाब से इनको दोनों चीज़ देख लेनी चाहिए। क्योंकि इनका 17 लाख का लोन है, अगर 1% भी फ़ायदा होता है तो इनको कम से कम 300-400 रुपये पर मंथ की EMI में फ़ायदा हो जाएगा, जिसका इनका एक ओवरऑल बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है। ये दोनों को देख लें कि वो नया वाला MCLR रेट में क्या रेट दे रहे हैं और इनको कॉम्पिटिटिव बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको दोनों रेट्स कंपेयर करने होंगे सोहेल, और साथ ही जो इनका पेमेंट बैंक को लेकर इनकम टैक्स डिटेल्स देने की बात है उसका क्या जवाब होगा? बिल्कुल, आई थिंक ये आप इनको डिटेल देनी पड़ेगी। देखिए, आप ट्रांजैक्शन है और आपने जहाँ पे अपना KYC और अकाउंट खोला, चाहे वो किसी भी तरह का अकाउंट हो, ये बाद में इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। बहुत सारे आधार लिंक्ड है तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को वैसे ही अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो मांगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ना मांगी जाए। को, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं तो देना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपके होम लोन के लिए आप दोनों रेट्स को कंपेयर कीजिए, उसके बाद ही सोहेल आप कोई निर्णय लें। और सोहेल के साथ अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि होम लोन से ही जुड़ा हुआ है तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट, अपने नाम के साथ आप @kavita.th पर DM कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। mf@moneycontrol.com हमारा ईमेल ID है, जहां पर आप अपना सवाल हमें लिख सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें। फेसबुक के पेज पर जाके भी सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए।
योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं जो कि होम लोन से ही जुड़ा हुआ है। एजाज अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं और इन्हें अपने लिए बेसिकली होम लोन लेना है और ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो होम लोन है वो आईसीआईसीआई बैंक से ले। अब इनकी दुविधा ये है कि आईसीआईसीआई बैंक 6 महीने और साल भर के एमसीएलआर लोन दे रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए कौन सा लोन फायदेमंद होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ऋषि, ये बात जानकर खुशी हो रही है कि दर्शकों में एमसीएलआर, बेस रेट और तमाम होम लोन में जो कटौती हो रही है उसको वो ध्यान में रखते हैं और उससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछते हैं। लेकिन अगर मैं एमसीएलआर पर ही फोकस करना चाहूँ तो जिस तरह से हम होम लोन की दरों में कटौती का सिलसिला देख रहे हैं, ऐसे में 1 साल का एमसीएलआर रेट पर ही हमें लोन लेना चाहिए या आपको लगता है कि 6 महीने के लोन रेट में हमें फायदा होगा? देखिए, पहले तो जो आप बात कर रहे थे कि कस्टमर देखने लग गए हैं, होम लोन एक 20 साल का एक इवेंट होता है। कस्टमर जब ये डिसीजन लेता है तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो आजकल वो बारीकियां देखनी बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जब भी एक आदमी अपनी इनकम से 20-30% ईएमआई हर महीने देगा 20 साल के लिए, तो वो ऐसी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता रहता है। अब दूसरी बात रही कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने का करना है कि 1 साल का करना है। अभी माना जा रहा है कि अगले 6 महीनों में कुछ 0.25 के आसपास की कटौती फिर आ सकती है, ये माना जा रहा है। देखिए, स्पेकुलेशन है, बट आज की अगर इंडस्ट्री देखें तो हमें लगता है कि जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर वो जितने भी शॉर्ट टर्म के लिए कमिटमेंट हो, उतना ही फायदा हो सकता है, क्योंकि फिर आपको एक बेटर रेट मिल सकता है। जब जाके मार्केट स्टैग्नेंट हो जाएगी तो आपको एक लॉन्ग टर्म रेट की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से जो अगर अभी की इंडस्ट्री है या मार्केट है, ये एक्सपेक्ट कि आपको 6 महीने के लिए जाना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ है कि देखिए, अगर 6 महीने बाद भी अगर ये एक्सटेंड करते हैं तो हो सकता है अगर कोई फर्क भी ना आए तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इनके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अभी करंट जो मार्केट है वो जो ट्रेंड्स लग रहे हैं वो लग रहा है कि 6 महीने के अंदर एक और कटौती आ सकती है। अगर साल भर रहे तो ये लॉक्ड हो जाएंगे और इनको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो क्लियरली आपको सलाह हम यही दे रहे हैं कि आप 6 महीने के एमसीएलआर रेट पर लोन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए अपने सवाल को लेकर एजाज, तो अपना सवाल आप डिटेल में योर मनी को भेज सकते हैं। हम एक बार फिर से आपका सवाल रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये पहली बार लोन ले रहे हैं तो इनके लिए कोई सलाह आप देंगे? खासतौर से मैं चाहती हूँ कि आप एजाज को भी हाईलाइट करवा दें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। जी हाँ, सो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर इनकी इनकम एक सर्टेन क्राइटेरिया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आती है तो वो इनको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एक चीज़ मैं इनको और कहना चाहूँगा कि अगर ये लोन अमाउंट ले रहे हैं और इनको 30 साल का लोन भी मिल सकता है, बट इनको लोन अमाउंट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये शॉर्ट टर्म भी रख सकते हैं। अगर 20 साल कर पाएँ या 15 साल कर पाएँ तो वो बहुत फ़ायदे का होता है। जितना लंबा आप लोन करते हैं आपका इंटरेस्ट बर्डन उतना ही बढ़ जाता है। एक होम लोन वाले कस्टमर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी वो अगर होम लोन खत्म करेगा उसका ही वो फायदा हो जाएगा। अब अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम चल रही है वो इस साल वैलिड है, 1 जनवरी से है। लिखा यह गया है कि 31 दिसंबर तक है। तो अगर ये अपना होम लोन ले लेते हैं तो इनको वो 2.5 लाख का एक और फायदा हो सकता है। तो आपको एक और बहुत चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि होम लोन ले रहे हैं, अगर ये रेजिडेंशियल अभी रेंट पे रह रहे हैं तो इनको 2 या 3 चीज़ें बहुत फायदे होने वाले हैं। एक तो इनको ये रहेगा कि 2.5 लाख अपफ्रंट इनका वो लोन अमाउंट में कम हो जाएगा। सेकेंडली एक टैक्स रिबेट मिलता है। अगर हम दोनों की कैलकुलेशन करें, आज के ज़माने में 8.5% पे जो रेट चल रहा है, अगर दोनों कैलकुलेशन में कहेंगे जो रिबेट प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मिल रही है और जो टैक्स रिबेट भी मिलता है, उसके हिसाब से वो लोन इंटरेस्ट 7% से लेकर 6% तक आ जाता है। डिपेंड करता है। तो अगर ये उस ब्रैकेट में आते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।